सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। Okay, so very good morning to all of you once again. Now let's talk about the tools of woodworking. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग वापस से वर्कशॉप में बाय हैंड यदि ये करेंगे तब हम इन सारी चीज़ों को देख पाएंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं, यानी जितने भी टूल्स हम कारपेंटरी में यूज करते हैं हम उनको एक अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं कि ये टूल इस काम आता है इसलिए हम इसको ये बोलते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड मार्किंग एंड मेजरिंग टूल। तो मार्किंग एंड मेजरिंग का मतलब क्या है कि हमें कोई भी मार्किंग करनी है। मान लीजिए कोई निशान बनाना है। निशान क्यों बनाना है? मान लीजिए हमको एक लकड़ी में से 2x2 का एक पीस काटना है और वो है 4x4 की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा 2 कहाँ पर हो रहा है और 2 के बाद उसको नापना पड़ेगा और उसके बाद वहां पर एक निशान लगा के मार्क करना पड़ेगा। तो जो नापने का काम है वो मेजरिंग टूल्स करेंगे, यानी हमारे पास स्केल हो सकता है, हमारे पास रूलर हो सकता है और हमारे पास इंच टेप हो सकती है। ये सब हम मेजर करने के लिए काम में ले रहे हैं। इसी तरह से मार्किंग करने के लिए हम लोग काम में ले रहे हैं। तो दे आर कॉल्ड मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। ठीक है, तो जितने भी टूल्स इस कैटेगरी में लाई करेंगे दे ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी। सेकंड इज कटिंग टूल्स। तो मान लीजिए आपने जब मार्किंग कर ली है मेजर करने के बाद में, तो अब हमारा सेकंड चीज है कि हम उतनी चीज को कट करें, अलग करें, क्योंकि हमें उतनी ही चीज की जरूरत है, पूरे लॉक की जरूरत नहीं है। तो कटिंग टूल्स कहलाते हैं जिससे भी हम कट करेंगे। वो बहुत तरीके के कटिंग टूल्स हो सकते हैं वुड में, डिपेंड करता है कि कितने बड़े पीस को काटना है और कितनी प्रिसाइजली काटना है, कितनी सफाई से काटना है। दैट इज कटिंग टूल्स। थर्ड इज प्लेनिंग टूल। प्लेनिंग टूल का मतलब क्या है कि लकड़ी जो होती है उसकी सरफेस क्या होती है? अनइवन होती है, ऊपर नीचे होती है। तो हमें जब हम कट कर लेते हैं तो हम चाहते हैं उसको पहले अच्छे से प्लेन करें, यानी कि बिल्कुल स्मूथ करें। तो उसके लिए हम लोग प्लेनिंग टूल काम में लेंगे और वो भी कई तरीके के होंगे, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव बोरिंग टूल। बोरिंग टूल क्या होता है? जब हमें छेद करना होता है लकड़ी में, यदि हमें कोई जॉइंट करना है या फिर हमें उसमें नील्स लगानी है या कोई भी इस तरह की चीज लगानी है, स्क्रू लगाने हैं, तो हमें उसके अंदर में छेद करना होता है। दैट इज कॉल्ड बोरिंग टूल्स। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स काम में लेते हैं। देन स्ट्राइकिंग टूल्स। तो देखिए जब भी हम दो लकड़ियों को जोड़ते हैं या फिर हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमें फोर्स लगाना होता है। तो वो नॉर्मल फोर्स हम हाथ से नहीं लगा पाते हैं, तो हमें स्ट्राइक करने पड़ते हैं। लाइक हैमर्स हमें यूज करने पड़ते हैं, मैलेट्स हमें यूज करने पड़ते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं? लगातार उनके ऊपर में प्रेशर मारते हैं और वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। एंड द सिक्स्थ वन इज होल्डिंग टूल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि लकड़ी पे जब भी हम काम करें तो उसको कहीं ना कहीं पकड़ना जरूरी है। हर काम, हर ऑपरेशन हम हाथ में पकड़ के लकड़ी को नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बड़े बड़े फिक्चर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जॉज होते हैं, बड़े बड़े वॉइस होती हैं, जिनके अंदर हम लकड़ी के पीस को पहले पकड़ते हैं, उसके बाद उसको कट करना है या मार्क करना है, वो सब हम करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। तो जो भी मार्क करने के लिए है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रूलर। सो हियर यू कैन सी दिस रूलर। तो ये जो रूलर है ये हम लोग जो हमारे घरों में काम में लेते हैं वो जनरली प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है। ये रूलर्स हम काम में नहीं लेते हैं बिल्कुल भी मशीन शॉप्स में या फिर कारपेंटरी में। जो हम लोग यहाँ पर लेते हैं ये हम लोग स्टील का रूलर काम में लेते हैं और ये पूरा स्टील का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता बिल्कुल भी। और इसके ऊपर में मार्किंग बनी हुई रहती है। एक साइड में इंच स्केल होता है, एक साइड में सेंटीमीटर स्केल होता है। आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा, आपके जैसे घरों में स्केल होता है उसी तरह की मार्किंग इसमें मिलेगी, लेकिन इसका मटेरियल जो होता है वो स्टील का होता है। ठीक है, और आप सब जानते हैं यदि वो 1 फीट का है, 1 फीट का यदि स्केल है तो उसमें 30 सेंटीमीटर आपको मिलेंगे और 12 इंच मिलेंगे। देखिए कई स्टूडेंट्स वाइवा में ये तक नहीं बता पाते हैं कि एक स्केल में कितने इंच होते हैं या कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो यदि 1 फीट का स्केल है, आप याद रखिए वाइवा के हिसाब से भी कि आपकी स्केल के अंदर में 30 सेंटीमीटर्स हैं या फिर 12 इंच है। और इसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए। 25.4 आपके पास में mm होते हैं 1 इंच में। तो ये बहुत छोटी बातें हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। शायद सेकंड थर्ड में आप लोगों ने सेंटीमीटर पढ़ लिया था, mm पढ़ लिया था, इंच पढ़ लिया था, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। तो ये जो चीज है ये एक स्केल आता है 1 फीट का जिसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं और इससे बड़ा स्केल आता है उसमें 60 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 2 फुट का स्केल होता है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग मेजरमेंट्स के लिए काम में लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इस जो स्केल है इसकी ये है कि आप इसका सबसे जो राइट साइड का हिस्सा देखेंगे तो आपकी स्केल में जो 0 होता है वो आपको नजर आ रहा होता है। आपकी स्केल के अंदर में जो 0 जहां से शुरू होता है ये स्केल की मार्किंग, वो पहला जो आपका लाइन होता है वो 0 होता है। लेकिन स्टील रूलर्स में या इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पहला जो स्केल होता है, पहला पॉइंट वो बिल्कुल एज होता है, यानी कि ये जो एज है ये 0 है। यदि आपको कहीं भी नापना है तो आप इस स्केल का ये एज टच कर दीजिए, आखिरी पोर्शन टच कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली 0 होता है और उसके बाद आपको काउंट करना है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और आपको कभी भी जानबूझ के सवाल दिया जाता है कि आप नापेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए दोनों जगह, यदि आप सेंटीमीटर में नाप रहे हैं या इंच में नाप रहे हैं तो ये जो आपका एंड पोर्शन है, सबसे आखिरी पोर्शन है, यही 0 होता है, राइट।
तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने रूलर के लिए बता दी हैं। देन स्ट्रेट एज एंड स्क्वायर्स। तो आप क्या करते हैं, कोई भी यदि मान लीजिए लकड़ी है वो बिल्कुल सीधी है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, मशीन फ्लैट पीस वुड और मेटल हैविंग परफेक्ट स्ट्रेट और पैरेलल लॉक्स। तो आपने देखा होगा कभी घरों में भी यदि आपके काम चलता है तो वो क्या करते हैं, पहले से एक स्ट्रेट लकड़ी ले लेते हैं जिसको परफेक्टली वो स्ट्रेट बनाते हैं, और उस स्ट्रेट लकड़ी को वो काम में नहीं लेते हैं, वो सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि दूसरी लकड़ी जो भी वो ले रहे हैं क्या वो परफेक्टली स्ट्रेट है या नहीं है। तो वो जो अब उनके पास में परफेक्टली स्ट्रेट लकड़ी है उसको अपनी एज को वो नॉर्मल लकड़ी पे जब टच करते हैं तो उनको कोई भी वेवीनेस होती है, यदि टेढ़ी मेढ़ी होती है आपकी जिसपे काम हो रहा है लकड़ी पे, तो वो उसको रख करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्ट्रेट है या नहीं है। यदि वो नहीं है तो उसको प्लेनिंग टूल से वापस से स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और वापस से उसको जो परफेक्ट स्ट्रेट है उसके साथ चेक करते हैं और देखते हैं कि हाँ अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो फिर उस पर काम वो शुरू करते हैं। इसी तरह से स्क्वायर्स, ये जितने भी स्क्वायर्स होते हैं यानी कि कॉर्नर्स होते हैं वो 90 डिग्री है या नहीं है, उसके लिए भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और उसको वो यूज करते हैं कि कहीं पर भी 90 डिग्री यदि है तो वो परफेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एजेस एंड स्क्वायर्स। देन वी हैव स्टील टेप। ठीक है, तो स्टील टेप क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर लार्ज डायमेंशन सच एज मार्किंग ऑन बोर्ड्स एंड चेकिंग द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द वर्क। तो आपने देखा होगा जो आप लोगों के घरों में टेप्स काम में आती हैं, यानी कि फीता बोलते हैं हिंदी में इसको, और आपने देखा होगा वो एक उसके अंदर में स्ट्रिप निकलती रहती है और स्टील टेप बोलते हैं उसको, उसमें एक पत्ती जैसी निकली रहती है और उसको आप जितना खींचेंगे तो वो आपके पास लेंथ नापने के काम आती है। तो लाइक 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर इस तरह से वो टेप काम में आती है और जैसे आप उसको छोड़ते हैं वो ऑटो रोल हो जाती है, वापस से अंदर चली जाती है। तो ये जो स्टील टेप आती है ये बड़ी बड़ी डायमेंशंस को नापने के लिए काम में आती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी हमने कहा 4 फीट बाय 8 फीट का बोर्ड है, तो उसको आप स्टील रूलर से नहीं नाप सकते क्योंकि बहुत छोटा है वो उसके सामने, तो उस केस में आपको स्टील टेप की जरूरत पड़ती है फुल लेंथ नापने के लिए। ओके, देन वी हैव गेजेस। तो ये गेजेस जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं। हम सबसे पहली बात नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज मार्किंग गेज। ठीक है, गेजेस आर यूज्ड टू मार्क लाइंस पैरेलल टू द एज ऑफ द वुड। तो मान लीजिए एक लकड़ी है और आपको उसमें से फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर का एक लेंथ निकालना है, तो आपके पास एक पूरी लकड़ी है 4 बाय 8 फीट की, उसमें से आपको एक क्या कह सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन अलग करना है जिसकी विड्थ होनी चाहिए 50 mm। तो आपको पता है कि जो नेचुरली आगे से आई है वो तो उसकी स्ट्रेट एज है, लेकिन अब उसमें से ही आपको 50 mm की एक पूरी लेंथ निकालनी है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पूरी एजेस से 50-50 के डॉट लगाइए थोड़ी थोड़ी दूर पे, और उसके बाद रूलर से आप उन सारे डॉट्स को मिलाइए और उसके बाद कटिंग करिए। और दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास में गेजेस से होता है। तो पहले वाले तरीके में बहुत टाइम लगता है और प्रिसीजन भी गलत हो सकता है, कहीं पर भी पॉइंट थोड़ा बहुत भी लेफ्ट राइट होता है तो हमारे जो लकड़ी है वो स्ट्रेट नहीं कटेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा गेज बनाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक गेज है, तो इसमें बहुत सिंपल सा ड्राइंग है, आप देखेंगे एक लकड़ी का आपने स्टैम्प बना रखा है, दिस इज कॉल्ड स्टैम्प। तो एक लकड़ी का आपने एक पतला सा स्टैम्प बनाया और उसके ऊपर में एक स्टॉक बनाया। स्टॉक मतलब ये भी लकड़ी का ही है, लेकिन इसके बीच में से आपने इतना पोर्शन कट करके इसमें कैविटी बना दी जिसमें से लकड़ी पार हो सकती है। तो आप देखेंगे ये जो स्टॉक है ये लेफ्ट राइट इसके ऊपर मूव कर सकता है, इस स्टैम्प के ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको लॉक करने के लिए थंब स्क्रू बना रखा है, यानी कि यहाँ पर आप स्क्रू से टाइट करेंगे तो टाइट होने के बाद ये लेफ्ट राइट नहीं मूव करेगा, इसकी पोजीशन लॉक हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि आपको जितना भी दूर इसको ले जाना आप ले जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं हम, अब ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए आपको अभी हमने बात करी कि एज से यानी लकड़ी के किनारे से 50 mm की दूरी पर पूरी लंबाई में एक लाइन बनानी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक देखिए मार्किंग पिन लगी हुई है, तो ये जनरली लोग नेल लगा देते हैं, जो कील होती है वो यहाँ से ठोक देते हैं और उसका एक पॉइंटेड एंड यहाँ पे निकला रहता है। तो इस नेल की पॉइंट से लेकर के इस सरफेस की ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इनर पोर्शन, यहाँ तक को वो इतना खोलते हैं कि ये बीच का जो गैप है 50 mm हो जाए, और जैसे ये 50 mm हो जाता है तो वो इस थंब स्क्रू को टाइट कर देते हैं, यानी कि अब इस सरफेस से लेके इस टिप की जो डिस्टेंस है वो 50 mm हो गई है। और उसके बाद क्या करते हैं, वो शीट के एक कोने पर इसको टच कराते हैं, स्टॉक के इस पोर्शन को, ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले पोर्शन को टच कराते हैं, और इस ये जो नेल होती है ये क्या करती है उसके ऊपर में टच हो जाती है उसके लकड़ी के ऊपर में, और जैसे ही आप इसको फिर लॉन्गिट्यूडनली दबा करके आगे खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन तो इस पे टच होके चलता रहेगा आगे, लेकिन ये जो नेल होगा ये क्या करेगी, मार्किंग करती रहेगी, उस पे एक निशान स्क्रैच कर देगी इस बोर्ड के ऊपर में, और ये डेफिनेटली 50 mm अवे होगा फ्रॉम दिस एज। तो एज से 50 mm की पूरी लंबाई पर जहां तक ले जाना है आप इसको दबा करके खींचते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, खींचते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तो आपकी पूरी लेंथ के ऊपर में आपका एक मार्किंग हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस गेज।
ठीक है, तो एक बार आपने 50 mm सेट कर लिया, 100 mm सेट कर लिया, जितना भी आप चाहते हैं उतने की आप पैरेलल लाइन इससे बना सकते हैं और उसके बाद उसको कट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैनुअल सॉ और मशीन सॉ। तो दोनों को हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है आप गेज यूज करने का। इसी तरीके से यदि हम देखें, मान लीजिए हमें दो मार्किंग करनी है साइमल्टेनियसली, हमें दो निशान एकदम से चाहिए, एक साथ चाहिए, तो क्या करेंगे, हम सेम मोटाइज गेज काम में ले सकते हैं। मोटाइज गेज में क्या फर्क पड़ गया कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन पिन यू आर यूजिंग टू मार्किंग पिन। देख पा रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में एक पिन है, राइट साइड में एक पिन है, और इन पिन्स को भी आप क्या कर सकते हैं, या तो फिक्स रख सकते हैं या मूवेबल रख सकते हैं। तो यदि ये फिक्स होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, इस दो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन लेंथ को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और जिधर पर भी आप जितनी लॉन्गिट्यूडनली लाइन खींचना चाहें आप इसको यूज करके मोटाइज गेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज ट्राई स्क्वायर। यहां पर आप एक देख पा रहे हैं ये ड्राइंग, दिस इज कॉल्ड ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का मतलब क्या है, ये एल शेप का आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, और इसमें क्या होगा, एक साइड तो आपको यहाँ पर रफ दिखेगा, यहाँ पर आप पकड़ने के लिए हिस्सा होता है, ये थोड़ा मोटा भी होता है, और दूसरी साइड में जैसा आपका स्टील रूलर होता है, स्केल होता है, बिल्कुल स्टील का स्केल यहाँ पे लगा रहता है और इसमें निशान बने होते हैं। यहाँ पर कोई निशान नहीं होते हैं, ये कोई भी यहाँ पर रूलर नहीं होता है, सिर्फ ये हैंडल होता है, और जो दूसरा साइड है यहाँ पर आपकी मार्किंग बनी हुई रहती है। तो ये जो आपके पास में इस शेप का मिलता है, दिस इज कॉल्ड ट्राई स्क्वायर। तो इसका जो यूज है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये देखना कि क्या आपका जो भी लकड़ी है या जॉइंट है वो 90 डिग्री पे है या नहीं है, बिकॉज ट्राई स्क्वायर इज परफेक्टली एट 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आपका जो हैंडल है और स्टील स्केल है ये हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। तो आपको किसी भी लकड़ी का मान लीजिए कॉर्नर चेक करना है, तो आप इसको पकड़िए, ट्राई स्क्वायर को उस कोने पे रखिए, तो आपका ये जो सरफेस है जो हैंडल का ये बिल्कुल फ्लैट है, तो ये आपका एक सरफेस पे टच हो जाएगा, और दूसरी सरफेस से आप देख सकते हैं कि क्या वो 90 डिग्री है या नहीं है। तो हम लोग ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं टू चेक कि वो 90 है या नहीं है। सिमिलरली कई बार हम इसको फ्लैटनेस के लिए भी चेक करते हैं, यानी लकड़ी फ्लैट है या नहीं है, तो हम इस जो रूलर साइड है इसको हम उसके ऊपर रख देते हैं लकड़ी के ऊपर में, और हम देखते हैं कि उसके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल जीरो है या नहीं है। मान लीजिए वो कहीं से लकड़ी ऊपर नीचे होगी तो उसमें गैप कहीं आपको दिख रहा होगा और कहीं नहीं दिखेगा, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट है या नहीं है। तो हम ट्राई स्क्वायर्स को यूज करते हैं उस पर्पस के लिए। तो जो इनकी साइज होती है वो अगेन दो साइज में आपको मिलेगी, वन इज 150 mm टू 300 mm, यानी करीबन 15 सेंटीमीटर लंबा भी होता है ये, और 30 सेंटीमीटर लंबा भी होता है। तो जहां भी 30 सेंटीमीटर आता है तो ये होता है 1 फीट के बराबर। हमने लास्ट टाइम में भी बात की थी। तो 6 इंच का है तो वो होगा आपका 15 सेंटीमीटर, और यदि आपके पास 12 इंच का ट्राई स्क्वायर है तो वो होगा आपका 30 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, देन वी हैव मार्किंग। तो मार्किंग नाइफ एंड स्क्राइबर्स। तो ये जो मार्किंग नाइफ एंड स्क्राइबर है, अभी हमने बात की थी कि कोई भी यदि लकड़ी है उसके ऊपर में हमें निशान बनाना है, मान लीजिए एक लेंथ बनानी है या फिर कोई निशान बनाना है, यहाँ पर हमको छेद करना है या यहाँ से हमें कट करना है, तो हमें मार्क करने के लिए एक नाइफ की जरूरत पड़ती है या स्क्राइबर की जरूरत पड़ती है। तो स्क्राइबर क्या होता है, बेसिकली आप देखिए यहाँ पर मार्किंग नाइफ लिखा है, तो ये एक मेटल का पोर्शन होता है और इसका जो एंड होता है वो काफी शार्प होता है, बिल्कुल तीखा होता है इसको, जिससे कि हम इसको जैसे ही रगड़ें तो ये एकदम से अपना इंप्रेशन उस पर लकड़ी पे छोड़ता हुआ चले जाए, जिससे हमें बाद में देख सकें कि हाँ ये प्रॉपरली हमें कहाँ से कट करना है उसको। तो मार्किंग नाइफ्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द पेंसिल लाइन ड्राइंग ऑन द वुड सरफेस इनटू डीप स्क्रैच लाइंस ऑन द सरफेस। तो देखिए जब आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, लाइन आप पेंसिल से या पेन से बना लेते हैं, वो ठीक है, एक बार आप मार्किंग करने के बाद पेंसिल या पेन से बना लीजिए। लेकिन होता क्या है कि बाद में आप जब उसमें काम करते हैं, बार बार हाथ लगते हैं या बार बार आप उसको किसी वाइस में पकड़ते हैं, हटाते हैं, तो वो जो पेन के निशान है या पेंसिल के निशान है वो कई बार रब हो जाते हैं, तो वो परमानेंट नहीं रह पाते। तो हम लोग एक बार लाइन बनाने के बाद इस मार्किंग गेज से क्या करते हैं, स्केल रख के या ट्राई स्क्वायर रख करके जहां जहां स्ट्रेट लाइन बनाई है वहां पर हम इनको रगड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है वहां पे इंप्रेशन मिल जाता है और वो हमें काफी लॉन्ग टाइम तक दिखता रहता है जहां से हमें कट करना है। इसी तरह से यहाँ पर है हमारे पास बेवल स्क्वायर। तो बेवल स्क्वायर आप देख पा रहे हैं यहाँ राइट में आपको एक ड्राइंग दिखा रखी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइडिंग लेवल। तो स्लाइडिंग लेवल भी हम इसको बोलते हैं। इट इज एन एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर फॉर मेजरिंग मार्किंग एंगल्स बिटवीन 0 to 180 डिग्री। तो देखिए ये जो ट्राई स्क्वायर ऊपर अभी हमने पढ़ा था ये परफेक्टली 90 था, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको एग्जैक्टली 90 नहीं चाहिए, आपको 120 डिग्री पे कोई मार्किंग करनी है या आपको 70 डिग्री पे कोई मार्किंग करनी है, तो वो आप ट्राई स्क्वायर से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बेवल स्क्वायर चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बेवल स्क्वायर आपको दिखाया है। तो बेवल स्क्वायर में फर्क क्या होता है, ये जो आर्म होती है ये क्या होती है, श्वाइवल हो सकती है, ये घूम सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिवटेड पॉइंट है, और ये जो आपके पास ब्लेड है ये क्या हो सकती है, ये टर्न हो सकती है, ये घूम सकती है इसके अगेंस्ट, इस हैंडल के अगेंस्ट। तो आपको जितने भी एंगल पर इसको टर्न कराना है आप उतने एंगल पर करा सकते हैं। मान लीजिए 120 डिग्री चाहिए तो आप इस ब्लेड को 120 पे एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेवल स्क्वायर। देन वी हैव होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल मतलब अभी हमने जैसे बात की थी कि लकड़ी पे जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उनको हमें पकड़ना जरूरी होता है फर्मली, यानी ऐसा नहीं कि हिल रही है लकड़ी और आप उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसको फर्मली कैसे पकड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कारपेंटरी में काम में लेते हैं वो होता है वर्किंग बेंच। तो वर्किंग बेंच क्या होता है, बेसिकली जो आपकी टेबल्स होती हैं, लकड़ी की टेबल्स आप देखेंगे बड़ी बड़ी आपको वर्कशॉप में मिलेंगी, मैं कुछ वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की बड़ी बड़ी वर्किंग बेंच आपको मिलती हैं, और वो बेंच पूरी लकड़ी की बनी होती हैं और वो काफी रोबस्ट होती हैं, यानी आप उन पे कई बार हैमर चलाते हैं, आप कई बार कई ऑपरेशंस करते हैं तो भी इनमें कुछ नहीं होता है। ये कभी प्लाईवुड और सॉफ्ट लकड़ी से नहीं बनती है, बहुत हार्ड लकड़ी से हम इन टेबल्स को बनाते हैं, और ये टेबल्स बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड वर्किंग टेबल और वर्किंग बेंच बोल सकते हैं विथ बेंच हुक। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेंच स्टॉप लग रहा है, यहाँ पर आप किसी लकड़ी को सहारा देने के लिए, मतलब वो आगे नहीं भागे आप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर बेंच स्टॉप लगा रखी है, तो आप लकड़ी को यहाँ पर टिका सकते हैं और उसके बाद कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बेंच हुक है, तो यहाँ पर आप लकड़ी को क्लैम्प कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो चीज है दैट इज कॉल्ड वॉइस, इसको हम कारपेंटरी वॉइस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, दो जॉ होते हैं। दो जॉ का मतलब है कि उसके बीच में आप लकड़ी को पकड़ सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कारपेंटरी बेंच वॉइस। तो कारपेंटरी बेंच वॉइस में क्या होता है, यहाँ पर आप लकड़ी में जो भी आपका लकड़ी है जिसमें आपको काम करना है उसको यहाँ पे रख के और इस वॉइस के इस हैंडल से इसको टाइट करेंगे तो वो लकड़ी इसके बीच में टाइट हो जाएगी। तो टाइट होने के बाद क्या होगा, आप उस पर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो हिलेगी नहीं उस दौरान में, ठीक है। देन वी हैव ओवर हेयर यू कैन सी, देखिए ये कारपेंटरी बेंच वॉइस का डायग्राम है, आप लेफ्ट साइड में सबसे देख पा रहे हैं। तो ये जो वॉइस है ये आपकी टेबल के साथ ही अटैच रहती है, फिट रहती है, ठीक है। और इसमें दो आपके पास में जॉज होते हैं, जॉज मतलब जिनके बीच में लकड़ी को पकड़ा जाएगा। आप देखेंगे आपने आपका माउथ होता है उसमें भी जॉज होते हैं, एक अपर जॉ होता है एक लोअर जॉ होता है। इसी तरह से वॉइस जो होती है उसमें भी दो जॉज होते हैं, यानी मेटल का पोर्शन दिख रहा है एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो इसमें से होता यह है कि लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो क्या होता है आपका फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता है। तो ये जो आपका पूरा बेंच वॉइस है ये लकड़ी के टेबल पे लगी रहती है, और जैसे ही आप लकड़ी बीच में रख देते हैं, यानी यहाँ पर आपने सफिशिएंट इसको गैप दे रखा है, उसके बीच में आपने लकड़ी रख दी, उसके बाद ये जो हैंडल है इसको आप क्लॉकवाइज घुमाते जाइए। जैसे जैसे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप देखेंगे ये जो राइट साइड का जॉ है ये कहलाता है मूविंग जॉ, और लेफ्ट साइड का जॉ कहलाता है फिक्स जॉ, यानी ये मूव नहीं कर रहा है और मूविंग जो जॉ है वो मूव करता है। तो जैसे जैसे आप हैंडल को घुमाएंगे ये जो मूविंग जॉ है ये धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता जाएगा, और जो आपने लकड़ी रखी है ये उसको पहले होल्ड करेगा, और आप जब इसको हैंडल को घुमाएंगे तो वो उसको टाइटली होल्ड कर लेगा, बिल्कुल हिलने नहीं देगा। उसके बाद आप उसके बाद कोई भी ऑपरेशन उस पर कर सकते हैं। तो ये आपके पास है कारपेंटरी बेंच वॉइस, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर इस डायग्राम में देखा था, ये जो वॉइस लग रही है ये वॉइस आपके पास में ये यहाँ पर जो बेंच वॉइस दिखाई हुई है यही चीज है। सेकेंड जो चीज है दैट इज कॉल्ड सी क्लैंप। सी क्लैंप क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता, ये टेबल पर फिक्स नहीं होता है, ये अलग से आपको मिलता है। तो ये क्या होता है, इसमें भी काम बिल्कुल ये वाइस की तरह ही करता है, लेकिन फायदा ये है कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं टेबल पे आपको अपनी लकड़ी को लगाना पड़ेगा, आप इसको कहीं फ्लोर पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि ये सी क्लैंप इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो लेटर सी है उस तरीके का ये आपको शेप नजर आ रहा है सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लैट फेस होती है और ये मूव नहीं करती है, ये पूरा सी है, ये फिक्स है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रू, ये स्टील का स्क्रू आपको दिख रहा है और यहाँ पर शू लगा हुआ है। शू मतलब कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई है जिससे कि ये फिसले नहीं। यहाँ सीधा मेटल ना लगा करके हम क्या करते हैं उस पर थोड़ा फ्रिक्शन लाइनर लगा देते हैं, जिससे कि जो भी लकड़ी हमने पकड़ी है वो जो जब हम इसे टाइट करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि इसका इंप्रेशन या ये चीज उसके अंदर चली जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर शू लगा रखा है और ये पूरा का पूरा स्क्रू के जैसे है। जैसे आपने कोई स्क्रू देखा है जिसको हम जैसे जैसे टाइट करते हैं वो आगे बढ़ता जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह का स्टील स्क्रू यहाँ पे लग रहा है और उसको घुमाने के लिए हैंडल लग रहा है। तो सपोज करिए कि आपको दो लकड़ियों को बीच में चिपकाना है, या आपने देखा होगा कभी आपने प्लाईवुड के ऊपर में माइका लगाई होगी, तो गम लगाने के बाद जो फेविकोल लगाने के बाद दोनों माइका को हम पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको हम हाथ से बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उन माइका को लगाने के बाद में हम उनको दबा के रखने के लिए पूरी रात
हम इस तरह के सी क्लैम्प्स काम में लेते हैं। तो ऐसा एक नहीं, हम 4 या 6 या 8 सी क्लैम्प्स अलग अलग उसके एजेस पे, उसके कॉर्नर्स पे हम लगा देते हैं और उसको फुल टाइट करके छोड़ देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो आपकी माइका और जो प्लाई है, या 2 लकड़ियां आपको जोड़नी है, उसमें गम लगा दिया और दोनों लकड़ियों को आपने सी क्लैम्प से होल्ड कर लिया और आप उसको रात भर छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, फिर अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। और ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा होगा। ये छोटे से लेके काफी बड़े साइजों तक आते हैं सी क्लैम्प, दैट वेरीज फ्रॉम 70 mm टू 800 mm। तो आपका कैसा एप्लीकेशन है, कहाँ जरूरत है, कितनी बड़ी लकड़ी है, उसके हिसाब से आप सी क्लैम्प चूज कर सकते हैं। कई बार इसी सी क्लैम्प को जी क्लैम्प भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सी क्लैम्प अलग है, जी क्लैम्प अलग है। हम इसका ही जी क्लैम्प भी नाम देते हैं क्योंकि इट ऑल्सो लुक्स लाइक जी, तो जी शेप होती है, उसके हिसाब से भी ये दिखता है, तो इसलिए कई लोग इसको जी क्लैम्प भी बोलते हैं, राइट। देन बार और टी क्लैम्प, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास में राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये भी आपके पास में बिल्कुल उसी तरीके से है। इसमें भी आपके पास हैंडल है, जब आप इस हैंडल को घुमाएंगे तो आपके पास में ये जो स्पिंडल है ये आगे की तरफ में जाएगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टील बार फिटेड विद अ थ्रेडेड स्पिंडल एंड इज एडजस्टेबल शू। तो यहाँ पर जो शू है ये एडजस्टेबल है और इससे आप क्या कर सकते हैं, जितना भी आपको फोर्स लगाना है आप उसको लगा सकते हैं। और ये जो दोनों जॉ दिख रहे हैं इसके बीच में आपका वर्कपीस पकड़ा जाएगा। ठीक है, सो अगेन ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि आप इसको क्लैंपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन वी हैव सेकंड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड कटिंग टूल्स। तो जो कटिंग टूल्स हैं, लकड़ी काटने के लिए हम काम में लेते हैं, वो कौन कौन से हमारे पास में टूल्स हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहला है सॉ। सॉ मतलब जैसे आपने हिंदी में देखा होगा, हम हिंदी में बोलते हैं आरी। ठीक है, तो हम लोग आरी यूज करते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम है, मैं साथ के साथ दिखाता जाता हूँ। तो आपने देखा होगा इस तरह की सॉ आप काम में लेते हैं, लकड़ी का कोई भी काम होता है तो इस तरह की लकड़ी का काटने के लिए जो काम में लेते हैं दैट इज कॉल्ड सॉ। तो यहाँ पर एक ब्लेड लगी रहती है, ब्लेड के नीचे यहाँ पे टीथ रहते हैं और यहाँ पर एक हैंडल रहता है। ठीक है, तो इसका यदि हम नॉमेनक्लेचर देखें क्या क्या बोलते हैं, तो ये लकड़ी का हैंडल रहता है तो हम इसको बोलते हैं हैंडल, और यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। देन इसके बाद ये आपके पास में पूरी एक ब्लेड रहती है और ये जो ब्लेड है इसका जो लोअर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ब्लेड। और यहाँ पर आप जिगजैग टाइप का इसका टीथ देखेंगे, जो ये टीथ हैं ये जिगजैग टाइप के हैं, यानी ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, इस तरह से बने रहते हैं। इसका जो एंड होता है दैट इज कॉल्ड टो, जो सबसे आगे का रहता है उसको हम टो बोलते हैं। और जो ये ऊपर का पोर्शन होता है यहाँ कोई टीथ नहीं होते, दिस इज कॉल्ड बैक। ठीक है, तो ये इसके बेसिक नॉमेनक्लेचर्स हैं और ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह से बनाई जाती है। तो आप देखेंगे ये जो सॉ है दिस इज कॉल्ड रिप सॉ। ठीक है, इसी तरह से बी टाइप देखेंगे दिस इज कॉल्ड टेनन सॉ। तो टेनन सॉ होती है एकदम आप देखेंगे पैरेलल होती है, आगे से और पीछे से बराबर है वो, और यहाँ पर एक अलग से इसके ऊपर मेटल की स्ट्रिप और लगी रहती है। ठीक है, टेनन सॉ में सिंपल जो रिप सॉ होती है उसके अंदर में ऊपर स्ट्रिप नहीं होती है, लेकिन टेनन सॉ जो होती है उसमें ऊपर की तरफ में स्ट्रिप लगी होती है। इससे फायदा क्या होता है कि ये वाली जो आपके पास रिप सॉ होती है, जब आप उसको आगे पीछे लकड़ी में करते हैं तो ये कई बार मुड़ जाती है और ब्लेड टूट सकती है, तो इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। लेकिन जो टेनन सॉ होती है ये क्या होती है, इस स्ट्रिप की वजह से हमेशा सीधा रहने की कोशिश करती है, तो आपका जो फोर्स है वो बराबर और काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड टाइप है दैट इज कंपास सॉ। तो आप देखेंगे ये कंपास सॉ है और इसमें क्या हो रहा है, आप इसको स्वाइवल करा सकते हैं, हल्का सा घुमा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। और यहाँ पर आप टीथ देखेंगे वो पूरी आपकी लेंथ पे नहीं है, वो जो टीथ है वो आगे के ऊपर में ही आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास कंपास सॉ है। देन की होल सॉ। की होल सॉ मतलब कि आपने कई बार देखा होगा कोई छेद आपको बनाना है तो आपको वहां पर ये बड़ी सॉ काम में नहीं आएंगी, तो बहुत पतली ये सॉ होती है, मतलब बहुत इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, लेंथ काफी ज्यादा होती है। तो इस सॉ में एक तरफ में टीथ बने रहते हैं, तो हम ये कम जगह पर, जहां पर स्लॉट है बहुत कम जगह है, वहां पर हम इसको डाल के और फिर उसके बाद होल को पूरा बड़ा बना सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको की होल सॉ बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका विड्थ बहुत कम होता है और इसकी लेंथ ज्यादा होती है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे बो सॉ। तो बो सॉ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास ब्लेड है, यहाँ पर आपके पास में हैंडल है, ये आर्म है और ये लीवर है, और यहाँ पर हमने कॉर्ड लगा रखी है और यहाँ पर आपके पास में नॉब है। तो हम दोनों साइड से पकड़ते हैं इस तरह की बो सॉ जो होती है, हम एक हाथ अपना यहाँ रखते हैं नॉब पर और दूसरा हैंडल पे रखते हैं और इसको लॉन्गिट्यूडनली आगे पीछे करते हैं जिससे हमारी कटिंग होती है। ठीक है, और जो बहुत बड़े बड़े पेड़ काटने होते हैं एक साथ में, तो उसके लिए हम लोग जो काम में लेते हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉस कट सॉ। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों साइड में हैंडल होते हैं और ये काफी लंबी ब्लेड होती है, तो इसमें एक आदमी यहाँ से इसको पकड़ता है, एक आदमी यहाँ से पकड़ता है और इसको लेफ्ट राइट करके हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ या बड़े बड़े लॉग्स को काटने में काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कट सॉ। ठीक है, तो यदि हम बात करें जो आपके पास में सॉ है, सॉ अभी हमने बात करी, तो सॉ की जो टीथ है अभी हम इसको ध्यान से देखें
तो जो सॉ के टीथ हैं वो ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल पर कटे हुए होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम लोग एक स्पेसिफाइड जो एंगल होता है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो टीथ है इसका जो सेंटर से ये जो एंगल दिख रहा है दिस इज 16 डिग्री, और जो पीछे वाला एंगल है ये है 46 डिग्री। यानी कि आप देखेंगे ये ज्यादा स्लांट है, यानी ये ज्यादा झुका हुआ है और ये कम झुका हुआ है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। टोटल एंगल यदि हम दोनों को जोड़ दें तो ये होता है आपके पास 62 डिग्री का आपके पास में टीथ होता है। तो आप देखिएगा कि ये जो चीज है ये जब आपके पास में 100 आगे की तरफ जाती है, देखिए आप लेफ्ट वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 90 डिग्री है। ये जो टीथ का जो हिस्सा है ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रहा है, ये 90 डिग्री पर है, और ये जो एंगल है बीच का ये आपके पास 60 डिग्री है। तो इस तरह की जो हम लोग काम में लेते हैं रिप सॉ, उसमें फायदा क्या होता है कि जैसे हम आगे की तरफ में, यानी अब ये देखिए हम लेफ्ट से राइट की तरफ में जब इसको वुड पे मूव करेंगे तब कटिंग होगी, क्योंकि ये जो पहना हिस्सा है ये काटने का काम करेगा। लेकिन जब हम रिवर्स करेंगे, हम लकड़ी पर वापस की तरफ लेंगे तो ये कटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम में कोई भी फोर्स इस पे क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि तब ये जो आपके पास 60 डिग्री वाला हिस्सा है ये उस पे से फिसलता हुआ वापस आ जाएगा। तो जैसे ही वापस आगे करेंगे तब ये कटिंग करेगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑल्सो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक। तो ये जो फॉरवर्ड कटिंग करती है तो इसीलिए हम लोगों ने इसके टीथ इस तरह से बना रखे हैं कि ये आगे की तरफ में कट करेगी और पीछे की तरफ नहीं करेगी। इसी तरह से दूसरी सॉ होती है उसमें उल्टा भी होता है, पीछे की तरफ में वो कट करती है, आगे की तरफ में नहीं करती है। तो आपको जैसी डिमांड है, जैसी जरूरत है, आप वैसी सॉ काम में ले सकते हैं। वाइवा में ये आपके से कई बार पूछा जाता है, आपके सामने बहुत सारी सॉ रख दी जाती है, पूछा जाता है ये फॉरवर्ड कटिंग है या बैकवर्ड कटिंग है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली उसको उठा के अपने सामने रखिए आंखों के, और आप देखिए कि उसका एंगल किस तरफ है। मान लीजिए इस तरीके का आपको दिख रहा है, यानी कि उसकी जो निशान है आप ये देख रहे हैं ये आगे की तरफ में झुके हुए हैं, तो ये कटिंग करेगा फॉरवर्ड स्ट्रोक में, रिवर्स स्ट्रोक में नहीं करेगा। यदि वो पीछे की तरफ झुके हुए हैं तो वो रिवर्स स्ट्रोक में करेगा, फॉरवर्ड में नहीं करेगा। और यदि इस तरीके का है तो ये दोनों में कट करेगा, क्रॉस कट है ये, तो ये वाले जो है ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही पोजीशन में ये कटिंग करेगा। ओके, तो दिस इज हाउ अवर सॉज आर क्लासिफाइड। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देन द सेकंड कटिंग टूल इज कॉल्ड चीजल। चीजल आपने देखा होगा, इसको हिंदी में छेनी भी बोलते हैं। तो ये पत्थरों को काटने में भी काम में आती है, इसी तरह से ये लकड़ी के लिए भी चीजल्स काम में आती हैं। हालांकि दोनों का शेप और साइज डिफरेंट होता है। तो जो लकड़ी में काम में आने वाली चीजल है वो बेसिकली क्या होती है, कुछ इस शेप की होती है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक हैंडल होता है लकड़ी का, उसके बाद में यहाँ पर एक मेटल का पोर्शन दिया होता है जिससे ये लकड़ी फट नहीं जाए, और आगे की तरफ में मेटल की चीजल लगी रहती है। मेटल का ये चीजल बनाया जाता है और वो आप देखेंगे लगभग स्टील की बनी होती है और आगे से वो शार्प होती है। तो वो अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑपरेशन के लिए चीजल काम में ली जा रही है। या तो उसका आगे का पोर्शन शार्प होता है, या आगे के साथ ही साथ लेफ्ट और राइट भी शार्प होता है। ठीक है, और किसी में साइड शार्प होती हैं, किसी में आगे से वो गोल होता है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से हम अलग अलग चीजल्स काम में लेते हैं। और यदि हम चीजल्स की बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो सबसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं हैंडल, बीच में मेटल पोर्शन की बात कर रहे हैं वो है फेरुल। फेरुल के नीचे आप देखेंगे टैंग। ये जो टैंग होता है ये क्या होता है, ये अंदर चला जाता है इस वुडन पोर्शन के अंदर में, और ये यहाँ से जो गोल है यहाँ तक ये पोर्शन फेरुल पे टच हो जाता है। देन वी हैव शैंक। ये जो मेटल पोर्शन है इसका जो ये आप देख रहे हैं कर्व पोर्शन, ये कहलाता है शैंक। और आगे जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ब्लेड। तो ये ब्लेड हम लोग काम में लेते हैं कोई भी कटिंग को करने के लिए या फिर कोई लकड़ी को हटाने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ चीजल। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजल्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं। फिरमर चीजल है, डाउटेल चीजल है, मोटराइज चीजल है, शॉकेट चीजल है, और आउटसाइड ग्राउंड गेज है, इनसाइड ग्राउंड गेज है। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग हम चीजल्स काम में लेते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज वुडन जैक प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वुडन ऑपरेशंस में, जिसको हम जैक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम बात करें तो रंदा बोलते हैं। हम कहते हैं ना रंदा लगाना पड़ेगा। रंदा का मतलब क्या है कि हम जैक प्लेन से उसको लकड़ी की सरफेस को बिल्कुल घिस के साफ करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैक प्लेन बहुत टाइप के आते हैं, वुडन भी आते हैं और आयरन के भी आते हैं, और इनकी अलग अलग शेप और साइज होती है, लेकिन जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो सब में सेम होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैक प्लेन, इसके जो पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो एक हैंडल आपको नजर आएगा, वुडन का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। वो आपके जैक प्लेन में क्या होगा, फोर्स लगाने के काम आएगा। आप यहाँ से पकड़ के इसको जैसे ही धक्का देंगे तो ये कटिंग करेगा। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ये पूरा वुडन का है, क्योंकि ये वुडन जैक प्लेन है। तो ये ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक मतलब लकड़ी का ब्लॉक है ये। ओके, पीछे के पोर्शन को हम हील बोलते हैं और नीचे के पोर्शन को हम सोल बोलते हैं।
जब हम लकड़ी वुडन प्लेन की बात कर रहे हैं तो नीचे सोल कहलाएगा और पीछे का पोर्शन हील कहलाएगा। ओके, जब आप देखेंगे इसका मेन जो फंक्शन है वो होता है इस पोर्शन के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास में एक ब्लेड लगी रहती है, देखिए ना आप ब्लेड, तो ये जो ब्लेड है ये आपके पास में शार्प करके इसके बीच में लगा दी जाती है और ये अपनी जगह से लेफ्ट राइट नहीं हो जाए इसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेज लगाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेज लिखा हुआ है। वेज का मतलब क्या होता है, ये पीछे से तो मोटा होता है, आगे जाकर के ये धीरे धीरे कम, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आप इसको वेज को एक बार लगा करके जैसे जैसे ठोकते हैं तो ये क्या करता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है, आगे पतला होता है इसलिए, तो ये टाइट कर देता है इस ब्लेड को। तो ब्लेड क्या होता है, उसमें कोई भी गैप नहीं रह जाता और वो फिर फर्दर मूव नहीं करेगी, वाइब्रेट नहीं करेगी। तो जैसे जैसे आप इसको आगे आगे चलाएंगे किसी लकड़ी के ऊपर में, तो ये जो मेटल की ब्लेड है ये थोड़ी सी इसमें से बाहर निकली रहती है। इस जगह पे माउथ लिखा हुआ है, यहाँ से ये ब्लेड आपकी हल्की सी बाहर रहती है। तो जब आप इसको पूरा घिसते हैं तो जो लकड़ी होती है उसमें से चिप्स होती हैं, चिप्स मतलब पतली पतली लेयर्स जो होती है लकड़ी की, वो निकल करके और ऊपर की तरफ में निकल जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं थ्रॉट, तो ये खाली जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो जो चिप्स होती हैं, लकड़ी का पोर्शन होता है जो ब्लेड के ऊपर आ जाता है, वो पोर्शन यहाँ से रोल होता हुआ थ्रॉट में से बाहर निकलता रहता है। तो आप देखेंगे पतली पतली जैसे आलू चिप्स खाते हैं उस तरह की लकड़ी की चिप्स जो होती हैं वो निकलती रहती हैं और गोल गोल होती रहती हैं, वो लगातार इसमें से बाहर निकलती रहती हैं और आप नीचे की जो सरफेस है उसको प्लेन करते रहते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे एक बोल्ट लगा हुआ है। तो बोल्ट क्या होता है, नीचे से आप इसको टाइट कर सकते हैं। जब आपको ब्लेड को खोलना है तब आप इस बोल्ट को खोल लीजिए और बोल्ट खोलने के बाद ये ब्लेड फ्री हो जाएगी, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं और वापस से इसको शार्प कर सकते हैं या दूसरी नई ब्लेड लगा सकते हैं। तो ये बोल्ट आपका इसको क्लैम्प करने के काम में आता है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्राइकिंग बॉटम। तो स्ट्राइकिंग बॉटम है, यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको, कई बार हमें ब्लेड को लूज करने के लिए यहाँ पर हम स्ट्राइक करते हैं, हैमर करते हैं हल्का सा, तो उससे क्या होता है यहाँ से जो ब्लेड है आपकी वो ढीली होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, और आगे के पोर्शन को हम बोलते हैं टो। तो हमेशा कोई भी ये डिवाइस है इसमें आगे के पोर्शन को टो बोलते हैं, पीछे के पोर्शन को हील बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ ए वुडन जैक प्लेन। मेटल जैक प्लेन की, मेटल जैक प्लेन क्या होता है, वो पूरा मेटल का बना होता है। अभी आपने देखा था वो लकड़ी का बना था, लेकिन लकड़ी में कई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनकी लाइफ कम होती है, उसमें स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं मिलती है, उनका जो वर्किंग है वो भी इतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो हम लोगों ने पूरा मेटल का जैक प्लेन बनाया है। इसमें हैंडल भी आपका पूरा मेटल का होता है, पूरा नीचे का सरफेस मेटल का होता है, नॉब आपके पास यहाँ पे लकड़ी की यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मेटल भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कास्ट आयरन की बॉडी है, ये पूरा जो जैक प्लेन है ये कास्ट आयरन का बना हुआ है और इसमें भी तरीका बिल्कुल वही होता है। यहाँ पर आपकी एक ब्लेड लगी होती है, ऊपर एडजस्टेबल लीवर लगा हुआ है, इसको आप घुमा करके इस ब्लेड को कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी इसको कितना बाहर निकालना है इस एडजस्टिंग लीवर से आप ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लैंपिंग बोल्ट लगा हुआ है जिससे आप इसको रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास में मेटल जैक प्लेन के अंदर में यूज होती हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड की ड्रिलिंग एंड बोरिंग टूल्स। ड्रिलिंग एंड बोरिंग टूल्स क्या होता है, जिससे हम किसी भी जगह पे छेद कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे पहला है ब्रेडवेल। इट इज अ हैंड ऑपरेटेड टूल यूज्ड टू बोर स्मॉल होल्स फॉर स्टार्टिंग ए स्क्रू और लार्ज नेल। तो मान लीजिए बहुत मोटी लकड़ी है, उसके अंदर में आपको नेल लगाना है या स्क्रू को कसना है, तो आप देखेंगे उसका टिप जो है, स्क्रू का टिप, पहला टिप अंदर जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद तो आप जैसे जैसे टाइट करेंगे वो अंदर चला जाएगा, लेकिन फर्स्ट जो उसका टिप है उसका लगभग आधा mm 1 mm अंदर जाना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिमेट टूल काम में ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये बहुत शार्प होता है आगे से और इसको हम हैंडल है तो हम इसको हाथ की मदद से क्या करते हैं उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे हमें स्क्रू या फिर नेल लगानी है और इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमता है तो ये बहुत शार्प होता है, इस वजह से क्या होता है वहां पर इंप्रेशन पड़ जाता है उस लकड़ी में और उसके बाद हम इसको हटा करके और उसकी जगह पर स्क्रू यूज कर सकते हैं या नेल हम लगा करके और उसको हैमर कर सकते हैं। तो इससे हमारे को इनिशियल जो स्टार्टिंग है वो मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा एक आपके पास में काम में ली जाती है, दैट इज कॉल्ड हैंड ड्रिल। तो हैंड ड्रिल ये क्या है, इसमें कोई मशीन आपको एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए, मैनुअल पावर से ही ये चलता है। और आपने ये कई जो कारपेंटर्स है उनके पास देखा होगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हैंडल होता है और यहाँ पर एक गोल गोल घुमाने के लिए लीवर लगा हुआ होता है और यहाँ पर कुछ गियर्स लगे हुए रहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेवल गियर। तो बेवल गियर से फायदा क्या होता है, ये अपनी रोटेशन को 90 डिग्री पे घुमा सकता है। 90 डिग्री पे कैसे, सोचिए कि यदि आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इस लीवर को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो आपको होल ऐसे तो नहीं करना है, आपको होल करने के लिए तो इसको 90 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको 90 डिग्री पे तो हैंडल को नहीं घुमा सकते, तो आप क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर में, सॉरी वर्टिकल प्लेन के अंदर में आप इस लीवर को घुमा रहे हैं। तो वर्टिकल प्लेन में जब ये गोल गोल घूम रहा है तो ये एक बेवल गियर लग रहा है, इसके घूमने की वजह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर में ये चीज, ये गियर घूमने लग जाएगा और ये घूमेगा तो आपका ये जो आप देखेंगे थ्रेड
आगे चक लग रहा है, इसके अंदर में आपने जो भी ड्रिलिंग बिट है वो लगा रखा है। तो जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे वैसे वैसे ये रोटेट होने लग जाएगा, और ये रोटेट होगा तो क्या होगा, आपका नीचे छेद होता चला जाएगा, ड्रिलिंग होने लग जाएगी। ये बिल्कुल उसका पुराना आप फॉर्म मान सकते हैं जो आजकल आप लोग ड्रिल मशीन यूज कर रहे हैं। तो ड्रिल मशीन में आप क्या करते हैं, ऑन करने के बाद जैसे ही किसी जगह पर उसको लगाते हैं तो यहाँ पर ड्रिल बिट क्या करता है, उस जगह पे छेद कर देता है। तो सेम चीज आपके पुराने जमाने में हैंड ड्रिल के थ्रू की जाती थी, और अभी भी कई बार लाइट नहीं होती है, छोटा काम होता है तो वहां पर हैंड ड्रिल काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कुछ इसके बारे में बता रखा है। देन वी रिक्वायर्ड स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइकिंग टूल्स का क्या मतलब होता है, जो हम हैमर करने के लिए काम में लेते हैं, कुछ फोर्स अप्लाई करने के लिए काम में लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ पर आप, हमने सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है मैलेट। तो मैलेट क्या होता है, एक तरह का हथौड़ा होता है, लेकिन ये हथौड़े में जो बना हुआ होता है ये लकड़ी का ही बना होता है, यहाँ पे लोहे का नहीं होता है। लोहे का होता तो ये हैमर हो जाता, लेकिन लोहे का नहीं होता, ये लकड़ी का ही हम पीस बना करके यहाँ पर इसको लगा देते हैं हैंडल के ऊपर, तो ये कहलाता है मैलेट। तो इससे फायदा क्या होता है कि यदि आप लकड़ी पे लकड़ी से मारेंगे तो किसी तरह से निशान नहीं आएंगे, कोई उस पर इंप्रेशंस नहीं आएंगे, और फोर्स भी जो होगा वो पूरा जो एरिया है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो किसी एक जगह पर ज्यादा स्ट्राइक नहीं लगेगी, वो प्रॉपरली क्या होगा, डिस्पर्स होगा आपका क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए हम लोग मैलेट काम में लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्लॉ हैमर्स। क्लॉ हैमर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हैमर, तो इसमें क्या होता है, ये लोहे का बना होता है, और इसका एक फेस तो फ्लैट होता है और दूसरा फेस जो होता है वो क्लॉ की जैसा होता है। क्लॉ मतलब होता है पंजा, तो पंजे की जैसा बना होता है। और आप देखेंगे इसको, मैं अभी आपके साथ कुछ और डिटेल में इसको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर एक स्पेस रहती है, दो जो आपके पास में इसका जो शेप है पंजे का, वो दो जो फिंगर्स होती है उसके बीच में जैसे कुछ जगह होती है, उस तरीके का आपके पास इस क्लॉ में जगह होती है। तो ये क्या काम आता है, मान लीजिए आपने कोई कील गलत लगा दी है, कोई नेल गलत लगा दी है, अब आप उसको निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इस क्लॉक के अंदर में उस नेल का हेड पकड़ लीजिए, यानी कि लकड़ी में आप इस क्लॉक को जैसे ही आप फंसाएंगे और ऊपर की तरफ में इसको खींचेंगे तो जो नेल होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये फायदा होता है इस क्लॉक का। ओके, तो इस तरीके से हम इसको काम में लेते हैं। इसी तरह से एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम, दिस इज कॉल्ड पिंसर। तो ये जो पिंसर होता है ये क्या काम आता है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये अगेन ऊपर क्लॉ के जैसा बना है, यानी पंजे के जैसे दोनों इसके जॉज हैं, और यहाँ पर ये शार्प होते हैं। तो मान लीजिए कहीं कोई गलत कील लग गई है या कोई आपको नेल वापस निकालनी है, तो आप क्या करते हैं, इसका हेड जो होता है लकड़ी में, उसके हेड को आप इस पिंसर में पकड़ लेते हैं, और पिंसर में पकड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको पुल करेंगे तो वो कील जो भी है वो आपकी बाहर निकल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड पिंसर। ठीक है, तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास में, लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा, तो इन इंजीनियरिंग वी आर कॉलिंग इट पिंसर। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर हम सब जानते हैं, हमने देखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, सिंपल स्क्रू ड्राइवर है, पीछे हैंडल लग रहा है और फेरूल लग रहा है, यहाँ पर लोहे का जो पोर्शन है जिससे कि आपकी लकड़ी जो है वो फट नहीं जाए, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये मेटल पोर्शन है बीच में, और ये आपका जो फेरूल है और हैंडल है, इसके अंदर इसकी टेल लगी रहती है, और ये जो बीच का पोर्शन है इसको ब्लेस बोलते हैं। और आगे आप देखेंगे ये फ्लैट टिप है। फ्लैट टिप का मतलब है ये बिल्कुल एक सीधा टिप है। आजकल आप देखेंगे कई स्क्रू जो आते हैं वो प्लस के भी आते हैं, प्लस शेप के भी आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के स्क्रूज को खोलना है, तो आप उसी टाइप का स्क्रू ड्राइवर काम में ले सकते हैं। इसी तरह से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज कॉल्ड वुड रेस्ट फाइल। वुड रेस्ट फाइल का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, अभी हम कई तरह की फाइल्स पढ़ेंगे उसके अंदर में, फिटिंग के अंदर में, लेकिन वुडन जब हम काम में लेते हैं, लकड़ी का जब हम काम करते हैं, तो आप देखेंगे ये जो लोहे का पोर्शन है, ये जो मेटेलिक पोर्शन है, इसमें क्या होता है, इस तरह से ग्रूव्स बने रहते हैं, और ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, एक्सट्रूडेड होता है, निकला हुआ रहता है, तो ये बहुत तीखा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसे रेस्ट फाइल भी बोलते हैं। तो रेस्ट फाइल जो होती है उसमें क्या होता है आपका फायदा, कि यदि मान लीजिए कहीं से लकड़ी को प्लेन करना है, तो आप इस फाइल को रगड़ेंगे। इस फाइल को रगड़ने से क्या होगा, जो लकड़ी के ऊपर में जो बर्स हैं, जो निकले हुए पोर्शन है, या उस पर जो लकड़ी का जो हिस्सा है वो क्या करेगा, घिसने लगेगा, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं ये रफ सरफेस, उसको क्या करेगी, बिल्कुल प्लेन करने की कोशिश करेगी, घिसेगी, तो उससे वुडन जो पोर्शन है वो बाहर निकल जाएगा। और इसमें ये बड़े बड़े ग्रूव्स इसीलिए बने हुए हैं जिससे कि जो लकड़ी घिसते हैं हम, तो उसका जो बुरादा निकलेगा उसको रखने के लिए उसको कैविटी चाहिए जहां पर वो बुरादा आके फंस सके, तभी वो लकड़ी को छिल पाएगा। यदि ये कैविटी इतनी बड़ी नहीं होती तो वो ज्यादा लकड़ी को छिल नहीं सकता था। तो ज्यादा लकड़ी को छिलने के लिए, शार्प एज को हटाने के लिए हम इस रेस्ट फाइल को काम में लेते हैं। तो ये जो ग्रूव्स हैं ये हमारे पास में वो रिमूव करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल यूज इन कारपेंट्री शॉप्स। ठीक है,
So this is all about the tools which are used in carpentry shops. So I hope all of you understand this. So thank you so much for being with me.